हेलो एवरीवन, माय नेम इज कुमकुम गौतम और आज हम रामाचंद्रन प्लॉट की बात करने वाले हैं जहाँ पे सीएसआई यूजीसी नेट के लिए, यूपीएचएससी के लिए, जितने भी असिस्टेंट प्रोफेसर वाले एग्जाम्स हैं उनके लिए और पीजीटी बायोलॉजी और जीएससी बायोलॉजी इन सबके लिए इंपॉर्टेंट होने वाला है। नाउ पहले हम पेप्टाइड बॉन्ड देखेंगे ये क्या होता है, उसके बाद हम रामाचंद्रन प्लॉट पे वहाँ पे जंप करने वाले हैं। देखो, पेप्टाइड बॉन्ड की बात करते हैं, पॉलिंग एंड कोरे ने दिया था, ठीक है। उसके अलावा पेप्टाइड बॉन्ड क्या होता है एक बार हम ये देख लेते हैं। देखो, जब नंबर ऑफ अमाइनो एसिड विल कम टुगेदर, जैसे एक अमाइनो एसिड ये हो गया है, फर्स्ट अमाइनो एसिड, सेकंड अमाइनो एसिड, जब ये आपस में जुड़ते हैं तो किसके थ्रू जुड़ते हैं? पेप्टाइड बॉन्ड के थ्रू जुड़ते हैं, ठीक है। अब पेप्टाइड बॉन्ड बनता कैसे ये वो हम देख लेते हैं। ये तुम्हारा पहला अमाइनो एसिड है, ये तुम्हारा सेकेंड अमाइनो एसिड है, ओके। नाउ अगर देखा जाए ये सी जो कार्बन है ये तुम्हारा कायरल कार्बन होता है, ठीक है। अब जैसे ये यहाँ पे आर ग्रुप होगा, आर ग्रुप क्या डिटरमाइन करता है? स्पेसिफिक अमाइनो एसिड को डिटरमाइन करता है। जैसे अगर आर ग्रुप खाली एच होगा तो वो किसको डिटरमाइन करेगा कि वो ग्लाइसिन अमाइनो एसिड है, ग्लाइसिन अमाइनो एसिड है। तो ये अमाइनो एसिड फर्स्ट हो गया है, ये सेकेंड हो गया है। अब इस अमाइनो एसिड में क्या होता है, एक सी कार्बन होता है जहाँ पे एच होगा और एक आर ग्रुप अटैच्ड होगा। उसके अलावा एक सी टर्मिनल होता है जहाँ पे सी ओ एच होता है और एक एन टर्मिनल होता है जहाँ पे एन एच टू जो है अटैच्ड होता है। नाउ अब इसका जो COOH है उसका OH वाला पार्ट और इसका NH का जो H वाला पार्ट है ये आपस में मिलेंगे, ठीक है। आपस में ये क्या करेंगे, एक रिएक्शन करते हैं जहाँ पे OH प्लस H मिलेगा टू फॉर्म अ H2O, वाटर बना देंगे। वाटर क्या होगा, जैसे ही वाटर यहाँ से निकलेगा, जैसे ही वाटर निकलेगा विच वी कॉल्ड डिहाइड्रेशन रिएक्शन बोलते हैं क्योंकि पानी निकल रहा है, या फिर हम इसको बोलते हैं कंडेंसेशन रिएक्शन, ठीक है। दोनों में से कोई भी रिएक्शन बोल सकते हैं। और उसके बाद जैसे यहाँ पे वाटर निकलेगा तो ये तो पूरा कैंसिल हो गया, तो अब जो बॉन्ड बच जाएगा वो इन के बीच में बॉन्ड बन जाएगा, ओके। सी और एन के बीच में बॉन्ड बच जाएगा। अब देखो, ये जो सी डबल वन ओ था और एन के बीच में क्या होगा, बॉन्ड बन जाएगा। अभी जैसे ही बॉन्ड बन जाता है इसे हम बोलते हैं पेप्टाइड बॉन्ड। इसको क्या बोला जाता है? पेप्टाइड बॉन्ड बोला जाता है। अब ये कहता है, जब हम दो अमाइनो एसिड की बात करें तो एक पेप्टाइड बॉन्ड बना है, अगर हम थ्री अमाइनो एसिड की बात करेंगे तो दो पेप्टाइड बॉन्ड बनेंगे, अगर फोर की बात करेंगे तो तीन पेप्टाइड बॉन्ड बनेंगे। तो N-1 वाला क्राइटेरिया जो है यहाँ पे चलता है, तो इसको भी ध्यान में रखना है। उसके अलावा ये जो पेप्टाइड बॉन्ड होता है ये कैसा होता है, इसका नेचर कैसा होता है ये हमें पता होना चाहिए। तो वो हम एक बार देख लेते हैं इसका नेचर क्या होगा, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाते हैं। देखो, ये जो पेप्टाइड बॉन्ड होता है ये वाला जो रीजन होता है बेटा, ये कैसा होता है, इसका जो मूवमेंट है, मूवमेंट क्या होता है इसका, रेस्ट्रिक्टेड होता है। अब रेस्ट्रिक्टेड का मतलब क्या है, मतलब यहाँ पे मूवमेंट पॉसिबल नहीं हो पाता। एक प्लेनर और रिजिड स्ट्रक्चर की तरह काम करता है। ये जो है प्लेनर है और रिजिड स्ट्रक्चर होता है तुम्हारा पेप्टाइड बॉन्ड। इसका मतलब कैसे होता है, क्या होता है ये हम एक बार देख लेते हैं। देखो, माना कि नॉर्मल एक एक सेकेंड, वेज में पेन, ओके। माना कि एक तुम्हारा सी और एन का सिंगल सा बॉन्ड है, सिंगल सा बॉन्ड है, मतलब ये वाला बॉन्ड है। और इस बॉन्ड में क्या है, मूवमेंट पॉसिबल है, कहीं भी मैं कैसे मूव कर सकती हूँ, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। अब नॉर्मली इसमें क्या होता है, पेप्टाइड बॉन्ड में यहाँ पे टॉर्जनल फोर्स लगता है, ऐसा फोर्स लगता है। इस पेप्टाइड बॉन्ड का एक फीचर है, इंपॉर्टेंट फीचर है, एक टॉर्जनल फोर्स लगता है जिसकी वजह से इसकी जो लेंथ होती है बेटा वो कम हो जाती है, लेंथ कम हो जाएगी। नॉर्मली जो माना कि सीएन की लेंथ जो थी 1.44 एंगस्ट्रम थी, लेकिन क्योंकि इसमें टॉर्जनल फोर्स लग के ये छोटा सा हो रहा है तो इसकी जो लेंथ रहती है 1.3 एंगस्ट्रम अराउंड रह जाती है। मतलब क्या हुआ, जो नॉर्मली सिंगल बॉन्ड होता है नॉर्मली जो सिंगल बॉन्ड होता है यहाँ पे तो मूवमेंट खुल के होता है, कोई भी प्रॉब्लम नहीं थी। लेकिन जब ये ऐसा कैरेक्टरिस्टिक आ जाता है, ना तो ये डबल बॉन्ड, क्योंकि डबल बॉन्ड की और कम होती है, ठीक है, ना तो ये प्रॉपर डबल बॉन्ड रहता है, ना सिंगल डबल बॉन्ड रहता है। और इसकी वजह से क्या होता है, इसमें कौन सा कैरेक्टर आ जाता है, पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ जाता है, पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ जाता है, ओके। और यहाँ पे जो मूवमेंट होता है आयंस का, जिसकी वजह से एक नेगेटिव और पॉजिटिव एक जो पोलैरिटी है वो भी यहाँ पे क्रिएट हो जाती है। तो पार्शियल डबल बॉन्ड का कैरेक्टरिस्टिक जो है इसमें आ जाता है, जिसकी वजह से क्या होता है, यहाँ पे जो मूवमेंट है पूरी तरह रेस्ट्रिक्ट हो जाता है, पूरी तरह रेस्ट्रिक्ट हो जाएगा। इस सीएन वाले एरिया में क्या होगा, एक रिजिड और प्लेन लाइक स्ट्रक्चर फॉर्मेशन यहाँ पे देखने को मिलता है। तो इसको भी याद रखना है। तो हम एक बार देखते हैं नाउ। A peptide bond is a chemical bond formed between the two molecules जिसमें तुम्हारा वाटर का रिमूवल होता है, which we call a dehydration reaction, और उसको हम कंडेंसेशन रिएक्शन भी यहाँ पे बोलते हैं। पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टरिस्टिक जो है वो देखने को मिलते हैं। रिजिड प्लेनर होता है स्ट्रक्चर जो तुम्हारा पेप्टाइड बॉन्ड का होगा। नॉर्मली जो पेप्टाइड बॉन्ड लेंथ जो होती है 1.33 एंगस्ट्रम होती है, जो तुम्हारे सीएन लेंथ से काफी कम होती है, और जिसकी वजह से क्या होता है इसमें पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टरिस्टिक जो है वो देखने को यहाँ पे मिलता है।
नाउ अगर पूछा जाता है कि क्या पेप्टाइड बॉन्ड जो है थर्मोडायनेमिकली फेवरेबल है या फिर अनफेवरेबल है, ये पूरी तरह अनफेवरेबल होता है। अब ऐसा क्यों होता है? नॉर्मली अगर पता होगा जो गिब्स फ्री एनर्जी अगर जीरो होती है तो दैट मीन्स वो इक्विलिब्रियम कंडीशन को दिखा रही है, ठीक है। अगर वो माइनस में होती है तो तुम्हारा स्पॉन्टेनियस रिएक्शन को दिखाती है, स्पॉन्टेनियस रिएक्शन को दिखाती है या फिर एक्सोथर्मिक रिएक्शन को दिखाती है, जहाँ पे तुम्हारी हीट जो है रिलीज होती है। ओके, सेकेंड आता है पॉजिटिव वाला, जहाँ पे तुम्हारी नॉन स्पॉन्टेनियस को दिखाया जाता है, जहाँ पे एंडोथर्मिक जो कंडीशन है वो देखने को मिलती है, मतलब हीट जो है तुम्हें अप्लाई करनी होती है। तो ये जो है ये क्या है, जहाँ पे डेल जी जो होता है पॉजिटिव होता है, दैट मीन्स थर्मोडायनेमिकली अनफेवरेबल होने वाली है, एक एंडरगोनिक रिएक्शन है, एक एंडोगोनिक रिएक्शन है जिसे एटीपी की रिक्वायरमेंट भी यहाँ पे होती है। लेकिन काइनेटिकली फेवरेबल है, क्यों? काइनेटिक्स तो चाहता है ऑब्वियसली, उसको प्रोटीन का पॉलीपेप्टाइड बनाना है, बहुत सारी चीजों को यहाँ पे बनाना है, तो इसलिए काइनेटिकली फेवरेबल है, लेकिन थर्मोडायनेमिकली वो अनफेवरेबल होती है, तो इसको भी ध्यान में रखना है। नाउ अब क्या हुआ कि जैसे हमारा एनसी बॉन्ड हो गया है जैसे ये वाला बॉन्ड हो गया हमारा, ये कौन सा हो गया है? पेप्टाइड बॉन्ड हो गया है। अब यहाँ तो मूवमेंट पॉसिबल नहीं है, यहाँ तो लोग जैसे ये सी हो गया है कि एन हो गया है, यहाँ तो मूवमेंट जो है पॉसिबल नहीं है, ये तो पूरी तरह बंद चुका है, यहाँ पे कोई मूवमेंट जो है देखने को नहीं मिलेगी। लेकिन क्या होता है, जब देखा गया कि कुछ जो अमाइनो एसिड हैं, पॉलीपेप्टाइड्स हैं और जो तुम्हारी शॉर्ट पेप्टाइड्स है, ये सारी क्या करती हैं? मूवमेंट शो करती हैं, एक पर्टिकुलर जगह पे ये मूवमेंट इनका देखने को मिलता है। तो रामाचंद्रन ने उन्होंने क्या किया, जीएन रामाचंद्रन ने उन्होंने क्या करा कि एक वैल्यू बताई। किसकी वैल्यू बताई? जैसे माना दो एंगल उन्होंने बताए। अब कौन से एंगल बताए हम एक बार ये देख लेते हैं। देखो, ये हो गया तुम्हारा सी, ये वाला पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टरिस्टिक हो गया, मतलब ये पेप्टाइड वाला बॉन्ड हो गया है। अब इसके पास में क्या होता है, यहाँ से अटैच्ड कौन होता है? सी अल्फा अटैच्ड होता है, जो क्या होता है? सेंटर ऑफ रोटेशन होता है, सेंटर ऑफ रोटेशन होता है। दैट मीन्स रोटेशन जो है इसके अराउंड पॉसिबल है, इसके अराउंड रोटेशन जो है पॉसिबल है। उसके अलावा जो एक यहाँ से जो एन से अटैच्ड होगा उसके पास भी सी अल्फा होगा और उसके अराउंड भी रोटेशन पॉसिबल है। तो मतलब क्या हुआ कि अगर कभी भी सी अल्फा से सी अटैच्ड होगा तो यहाँ पे रोटेशन जो होगा वो पॉसिबल होगा, ठीक है, यहाँ पे रेस्ट्रिक्शन नहीं होगा मूवमेंट का। अगर सी अल्फा एन से अटैच्ड होगा तब भी रोटेशन जो है पॉसिबल होगा। और उन्होंने उस एंगल को क्या नाम दिए? इसको बोला गया साई, पी एस आई, और इसको बोला गया फाई, जिसे हम ऐसे रिप्रेजेंट यहाँ पे करते हैं। और जहाँ पे मूवमेंट बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं था, इस एरिया में जहाँ पे बिल्कुल रिजिड है, प्लेनर है, यहाँ पे बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं था, उसको ओमेगा नाम से यहाँ पे बोला गया। ओके, now, the backbone of the polypeptide chain can be picturized as a series of rigid planes. तो ये rigid planes हो जाते हैं तुम्हारे, और एक शेयरिंग कॉमन पॉइंट होता है जिसे सी अल्फा बोला जाता है, जहाँ पे रोटेशन जो है पॉसिबल होता है। एक बार देख लेते हैं कैसे पॉसिबल होता है। जैसे ये हो गया तुम्हारा सी अल्फा कार्बन सी अल्फा कार्बन हो गया है। अब यहाँ पे दो प्लेन दे रखे हैं, एक प्लेन ये हो गया बेटा, एक तुम्हारा प्लेन, दूसरा प्लेन ये हो गया। अब इस सी अल्फा के अराउंड ही रोटेशन पॉसिबल है, इस पर्टिकुलर एंगल पे जहाँ पे एन और सी है, यहाँ पे कोई रोटेशन पॉसिबल नहीं है। ये जो एन और सी है, यहाँ पे कोई भी रोटेशन पॉसिबल नहीं है, लेकिन यहाँ पे रोटेशन पॉसिबल है और यहाँ पे रोटेशन पॉसिबल है। और जो सी और एन के बीच में, जो सी अल्फा और एन के बीच में होता है इसे फाई बोलते हैं, जो सी अल्फा और सी के बीच में होता है इसको साई बोलते हैं। तो ये जो रोटेशन है वो ऐसे पॉसिबल हो पाता है। ओके, अब जैसे माना कि तो तुम्हारा रिजिड प्लेन स्ट्रक्चर हो गया है, ये फाई एंगल है, ये साई एंगल है। अब क्या होता है, ऐसा क्यों पॉसिबल होता है? क्योंकि जैसे माना कि इनकी वैल्यू क्या बोला उन्होंने, रामाचंद्र उन्होंने, कि इनकी जो वैल्यू है वो -180, -180 टू +180, पूरा -180 टू +180 पॉसिबल होती है। लेकिन सब तो हर पॉइंट पे मूवमेंट नहीं कर सकते हैं। हो सकता है कोई -57 और -47 पे मूवमेंट करता हो। मतलब क्या हुआ है, देखो, जैसे ये माना मैंने एक रेफरेंस पॉइंट ले लिया है, अब इसका भी आर ग्रुप है और इसका भी आर ग्रुप है, ठीक है। अब जैसे अगर इस पर्टिकुलर पोजीशन में ये लोग हैं, लेकिन क्या वो आर आर ग्रुप इतने ज्यादा स्टेरिकल हिंड्रेंस क्रिएट कर रहे हैं, बहुत ज्यादा हेल्प बल्कि है, तो इसकी वजह से क्या होगा, स्टेरिक हिंड्रेंस क्रिएट हो जाएगा और मूवमेंट जो होगा रेस्ट्रिक्ट हो जाएगा, रेस्ट्रिक्ट हो जाएगा। अब ऐसे तो काम नहीं चलेगा, क्योंकि ट्विस्ट भी होना पड़ेगा, बीटा टर्न भी लाना पड़ेगा, अल्फा हेलिक्स भी चाहिए, तो सब कुछ चाहिए तुम लोगों को। तो उसकी वजह से क्या होता है कि जो मूवमेंट है वो एक पर्टिकुलर जो एंगल है उन पे पॉसिबल हो पाता है। जैसे क्या हुआ, अगर मैं मान करती हूँ अल्फा हेलिक्स की बात करती हूँ, राइट हैंडेड अल्फा हेलिक्स की बात करती हूँ, उसका जो मूवमेंट है -57 और -47, पाई की वैल्यू -57, इसकी वैल्यू -57, ठीक है।
साई की वैल्यू यहाँ पे पॉसिबल हो पाएगा। जैसे हो गया तुम्हारा कौन प्रोलिन हो गया है, प्रोलिन की वैल्यू अगर -60 पे आ जाती है फाई की वैल्यू, तो वो उसको तुम हिला नहीं सकते हो, वो वहीं पे रहेगा, वो वहीं पे रहेगा। तो ये इतना रेस्ट्रिक्टेड वहाँ पे उसका मूवमेंट जो है -60 पे ही रेस्ट्रिक्टेड है, वो कहीं और मूवमेंट शो ही नहीं कर सकता है। तो हर अलग-अलग अलग-अलग अमाइनो एसिड का जो मूवमेंट है एक पर्टिकुलर एंगल पे, कौन से एंगल फाई और साई पे क्या है रेस्ट्रिक्टेड है। और उसी को पता करने के लिए रामाचंद्रन ने क्या बनाया, एक रामाचंद्रन प्लॉट बनाया और उसके थ्रू बताया कि कौन सा अमाइनो एसिड किस पर्टिकुलर मूवमेंट पॉसिबल कर पाता है, किस एंगल पे मूवमेंट पॉसिबल हो पाता है, कौन से क्वाड्रेंट पे आता है, किस कहाँ पे किसका मूवमेंट ज्यादा देखने को मिल सकता है। ओके तो अभी आगे पढ़ लेते हैं एक बार ना। जी एन रामचंद्रन जी ने ये चीजें जो है बताई, उसके बाद फाई और साई की वैल्यू जो होती है -180 टू +180 होती है, लेकिन डिपेंड करता है कि स्टेरिक हिंड्रेंस या फिर स्टेरिक जो इंटरफेरेंस है वो कितना ज्यादा है। मतलब अगर बिल्कुल भी नहीं होता तो -180 टू +180 पूरा मूव करते रहते, लेकिन ऐसा तो पॉसिबल है नहीं। किसी की वैल्यू कहीं और रुकी हुई है, किसी और की वैल्यू कहीं रुकी हुई है, क्यों? क्योंकि स्टेरिक हिंड्रेंस को वो बचने के लिए एक पर्टिकुलर प्लेस को ले लेते हैं, एक पर्टिकुलर एंगल को ले लेते हैं जहाँ पे उनका मूवमेंट जो है पॉसिबल हो पाता है ना। 0 डिग्री जो होता है हम उसको एक रेफरेंस की तरह मानते हैं और उसके बाद उसका मूवमेंट जो है प्रॉपर्ली यहाँ पे देखते हैं। और जो वैल्यू +180 -180 को शो करती है वो पूरा जो पॉलीपेप्टाइड जो फुली एक्सटेंडेड फॉर्म में होता है उसको तुम्हारा दिखाने के लिए यहाँ पे +180 और -180 को दिखाया जाता है। अब यहाँ पे दो कंडीशन होती है, एक ट्रांस वाली कंडीशन होती है, एक सिस वाली कंडीशन होती है। ट्रांस मतलब क्या हो गया, जो ये तुम्हारा ये पेप्टाइड बॉन्ड है अगर इस कॉन्फ़िगरेशन में है जहाँ पे जो CO वाला कंडीशन है वो साउथ में जा रहा है और NH वाला कंडीशन जो है नॉर्थ में जा रहा है, बिल्कुल अपोजिट है, तो उसको ट्रांस कॉन्फ़िगरेशन बोला जाता है। और C अल्फा जो है उसकी डिस्टेंस भी तुम्हारी काफी यहाँ पे हो जाती है। लेकिन सिस कॉन्फर्मेशन की बात करते हैं तो C0 भी मतलब C जो ऑक्सीजन के साथ में अटैच्ड होता है, तो कार्बोनिल ग्रुप और ये वाला दोनों ग्रुप किस में आते हैं, तुम्हारे साउथ वाली पोजीशन में आ जाते हैं, मतलब एक ही कॉन्फ़िगरेशन में आ जाते हैं और अल्फा अल्फा की डिस्टेंस भी यहाँ पे कम हो जाती है, तो उसको सिस कॉन्फ़िगरेशन जो है बोला जाता है। तो इसको भी याद रखना है। नाउ अब हम बात करते हैं रामाचंद्रन प्लॉट की। खुद को हाइड करें क्योंकि वरना तुम्हें दिखेगा नहीं। अगर देखना है यहाँ पे तो जैसे मैंने बताया एक एल फॉर्म है अमाइनो एसिड की, एक डी फॉर्म है। इसमें क्या डिफरेंस होता है, तो नॉर्मली अगर मैं ह्यूमंस की बात करती हूँ या फिर यूकैरियोट्स की बात करती हूँ तो हमारे अंदर एल अमाइनो एसिड पाई जाती हैं। क्यों? क्योंकि इजीली डाइजेस्ट हो जाती हैं, क्योंकि अगर हम कोई भी प्रोटीन खा रहे हैं तो प्रोटीन का डाइजेशन इंपॉर्टेंट है, अमाइनो एसिड का कन्वर्जन इंपॉर्टेंट है, अमाइनो ग्रुप चाहिए हमें, सब कुछ अलग अलग से चाहिए, तो उसको प्रॉपरली डाइजेशन जो है यहाँ पे पॉसिबल हो पाता है। लेकिन अगर मैं डी अमाइनो एसिड की बात करती हूँ तो यहाँ पे डाइजेशन नहीं हो पाता है, इसलिए नॉर्मली हमारी बॉडी में देखने को नहीं मिलती है। ये नॉर्मली जो है बैक्टीरिया जो हो गए, यू बैक्टीरिया हो गए, वहां पे ये देखने को मिलती है। नाउ देखो, ये 0 डिग्री मैंने रेफरेंस लिया, ये वाला रेफरेंस ले लिया, यहाँ से क्या होगा, ये हो गया तुम्हारा -180 और इसके ऊपर क्या हो गया +180 हो गया। अब ये कौन सा बॉन्ड है, ये है तुम्हारा साई बॉन्ड, ये है कौन सा साई बॉन्ड है। अब वैसे ही मैंने 0 डिग्री यहाँ पे रेफरेंस लिया था, इसके आगे जाओगे तो -180, इसके इधर जाओगे तो +180। ओके, ये कौन सा बॉन्ड हो गया, ये हो गया तुम्हारा फाई बॉन्ड, ये फाई बॉन्ड हो गया है। अब कैसे याद रखना है, तीन चार चीजें याद रखनी है। देखो, राइट हैंडेड अल्फा हेलिक्स याद रखना है, लेफ्ट हैंडेड अल्फा हेलिक्स याद रखना है, और पैरेलल बीटा शीट्स याद रखनी है, और एंटी पैरेलल बीटा शीट याद रखनी है। ये तो इंपॉर्टेंट है ही है, ठीक है। अगर हम राइट हैंडेड अल्फा हेलिक्स की बात करते हैं तो ये कहाँ पे आता है, ये तुम्हारा माइनस, और ये भी कंडीशन कौन सी है, माइनस, मतलब फाई की वैल्यू भी माइनस है और साई की एंगल की वैल्यू भी माइनस है। अगर ये वाली कंडीशन आती है तो हम किसकी बात करते हैं, राइट हैंडेड अल्फा हेलिक्स की हम बात यहाँ पे कर रहे होते हैं। सेकेंड, अगर फाई की वैल्यू तो पॉजिटिव आ रखी है और फाई की वैल्यू कैसी आ रही है, नेगेटिव आ रखी है, तो फाई की वैल्यू और साई की पॉजिटिव अगर वैल्यू आती है तो हम किसकी बात करते हैं, हम बात करते हैं बीटा शीट्स की। मतलब हो सकता है पैरेलल हो या फिर एंटी पैरेलल हो, हम वैल्यूज अभी देखेंगे, डोंट वरी, ठीक है। बीटा शीट्स की हम यहाँ पे बात करते हैं। सेकंड पे आते हैं, अगर हमारी वैल्यू जो है, देखो ये तो पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव है, नीचे से क्या रहा है, ये भी तुम्हारा पॉजिटिव आ रहा है, तो अगर दोनों वैल्यू पॉजिटिव होती है, मतलब फाई की भी पॉजिटिव और साई की पॉजिटिव है, तो हम बोलते हैं लेफ्ट हैंडेड अल्फा हेलिक्स। अब सबसे ज्यादा कॉमन कौन सा है, कॉमन ये वाला है। अगर मैं अल्फा हेलिक्स की बात करती हूँ, और बीटा की अगर मैं बात करती हूँ, जो एंटी पैरेलल होता है वो ऊपर की साइड मिलता है और पैरेलल जो है बिल्कुल नीचे की साइड मिलेगा, इधर साइड मिलेगा, ठीक है, इधर साइड। तो ये जो कॉमन होता है इसमें एंटी पैरेलल जो है काफी अबंडेंट होता है और बहुत कॉमनली जो है मिलता है। ओके, उसके अलावा हम और भी चीजें देखते हैं, क्या देखते हैं, देखो एक सेकेंड,
ओके। देखो, अगर हम देखते हैं यहाँ पे, ये तुम्हारा फर्स्ट क्वाड्रेंट हो गया है, सेकंड क्वाड्रेंट हो गया है, ये तुम्हारा थर्ड क्वाड्रेंट हो गया है, ये तुम्हारा फोर्थ क्वाड्रेंट हो गया है। ओके ना, इसमें क्या होता है, इसमें प्रोलीन जो है, प्रोलीन का एक इंपॉर्टेंट जो चीज है याद रखना है, इसका जो 5 बॉन्ड होता है वो -60 पे रेस्ट्रिक्टेड होता है। मतलब यहाँ पे जो -60 है, यहाँ पे 5 बॉन्ड जो है रेस्ट्रिक्टेड होगा प्रोलीन का। इसीलिए इसको बोला जाता है सबसे ज्यादा जो रेस्ट्रिक्टेड, जिसका मूवमेंट रेस्ट्रिक्टेड है रामाचंद्रन प्लॉट में, वो कौन है, प्रोलीन है। प्रोलीन है क्योंकि इसमें एक तो इम्यूनो चेन होती है, वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि इसमें पूरा का पूरा एक क्लोज चेन बनती है, फॉर्मेशन होता है, और इसका जो मूवमेंट है सबसे रेस्ट्रिक्टेड यहाँ पे होता है, इसको ध्यान में रखना है। उसके अलावा यहाँ पे जो होता है कोलेजन मॉलिक्यूल होते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट, कोलेजन जो मॉलिक्यूल है वो यहाँ पे बीटा शीट्स में देखने को यहाँ पे मिलेंगे। तो ये तो हो गया तुम्हारा एल अमाइनो एसिड, वेरी इंपॉर्टेंट। उसके अलावा यहाँ पे कुछ और जो चीजें हैं वो पूछी जाती हैं, जो मैं तुम्हें अभी आगे समझाऊंगी। पहले हम डी अमाइनो एसिड समझ लेते हैं। डी अमाइनो एसिड में तुम्हें क्या करना है, जैसे ये मैंने बताया है फर्स्ट, सेकंड, और ये हो गया थर्ड और फोर्थ हो गया। ओके। अब इसमें तुम्हें क्या करना है, जब हम डी अमाइनो एसिड की बात करते हैं, क्योंकि आपस में एनेंशियोमर है, एनेंशियोमर का मतलब क्या होता है कि जैसे एल अमाइनो एसिड हो गया है और ये डी अमाइनो एसिड हो गया है, दोनों आपस में क्या होंगी बेटा, ये मिरर इमेज होने वाली है। जैसे अगर यहाँ पे सी एच है, ये आर हो गया है, ओ एच हो गया है, सी एच थ्री हो गया है, तो इस पर्टिकुलर में क्या होगा, सी आर यहाँ पे आ जाएगा और ओ एच, सी एच थ्री जो होगा यहाँ पे आएगा, ओ एच और एच बिल्कुल सेम रहने वाले हैं। तो ये कंडीशन जो होती है एनेंशियोमर में देखने को मिलती है। तो क्या इसके लिए क्या करना होगा, ये जो पोजीशन है इसको यहाँ पे ट्रांसफर कर दो, इस पोजीशन को यहाँ पे ट्रांसफर कर दो, और इस वाली पोजीशन को यहाँ पे ट्रांसफर कर दो, और तुम्हारा डी अमाइनो एसिड का जो ग्राफ है वो बनके तैयार हो जाएगा। ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि एग्जाम में पूछा जाता है। तो ये वाला क्वाड्रेंट जो है यहाँ पे खाली हो जाएगा, फर्स्ट वाला। यहाँ पे राइट हैंडेड अल्फा हेलिक्स पहुंच जाएगा, क्यों, यहाँ से उठ के यहाँ पे क्या है, लेफ्ट हैंडेड यहाँ पे आ जाएगा, और बीटा शीट्स जो है यहाँ पे आ जाएंगी। तो इसकी वैल्यू सिंपल होती है, इनको ध्यान में रखना है, अगर कभी भी क्वाड्रेंट का पूछा जाता है तो क्वाड्रेंट याद रखने हैं। नाउ ग्लाइसिन रेजिड्यू जो होते हैं लेस स्टेरिकली हिंड्रेंट होते हैं। अब ऐसा क्यों होता है, हाँ ये मैं तुम्हें अभी बताना भूल गई। यहाँ पे देखो, प्रोलीन तो सबसे ज्यादा रेस्ट्रिक्टेड है, इसका मूवमेंट पॉसिबल नहीं है, लेकिन जो ग्लाइसिन होता है, यहाँ पे जो आर ग्रुप होता है बेटा, वो खाली सिंपल एच होता है अमाइनो एसिड का। अगर तुम्हें ध्यान हो तो ये जो होता है, ये तुम्हारा अमाइनो एसिड होता है जब हम ग्लाइसिन की बात करते हैं, ये अमाइनो एसिड होता है। तो ये सबसे सिंपल होता है, जिसकी वजह से इसका मूवमेंट जो है हर क्वाड्रेंट में तुम्हें पॉसिबल देखने को मिल सकता है। तो ग्लाइसिन जो है एक ऐसा तुम्हारा अमाइनो एसिड है जो सबसे ज्यादा अलाउड मूवमेंट जो है उसका देखने को मिलता है। तो लेस स्टेरिकली हिंड्रेंट है, जिसकी वजह से उसका बहुत बड़ा रेंज है एक अलाउड कॉन्फर्मेशन का। जबकि प्रोलीन जो है लिमिटेड है, क्योंकि उसकी जो 5 वैल्यू है वो -60 पे ही रेस्ट्रिक्टेड रहती है, इसको ध्यान में रखना है। अगर हम फाई और साई एंगल को देखते हैं, अल्फा हेलिक्स का क्या हो गया, माइनस और माइनस होगा, जैसे मैंने बताया था अल्फा हेलिक्स राइट हैंडेड हेलिक्स का -57 -47, और अगर हम बात करते हैं लेफ्ट हैंडेड की, तो दोनों पॉजिटिव पॉजिटिव थे, तो ये भी पॉजिटिव और ये भी पॉजिटिव। ओके, एंटी पहले थोड़ा ऊपर था, तो ये माइनस होगा और पॉजिटिव होगा, ये साइन याद रखते हैं, साइन से सारा क्वेश्चन वहां पे सॉल्व हो जाएगा। -139 +135, पहला जो होगा ये भी माइनस और प्लस होगा, लेकिन थोड़ा नीचे होने वाला है इससे, तो इसको भी ध्यान में रखना है, वैल्यू थोड़ी कम होगी पैरेलल वाले की। कोलेजन जो होता है -51 होगा, मतलब कोलेजन मॉलिक्यूल अगर यहाँ पे है, यहाँ पे तुम्हारा प्रोलीन होगा, -51 पे होगा तुम्हारा फाई एंगल, और इसका होगा -60 पे फाई एंगल, तो इसको भी ध्यान में रखना है। और +150 तो क्या होता है तुम्हारा कोलेजन ट्रिपल हेलिक्स का साई बॉन्ड देखने को मिलता है। अब देखो, यहाँ पे मैंने शो कर रखा है तुम्हें एक ब्लैक कलर में और एक रेड कलर में, यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो इसको ध्यान में रखना है। ब्लैक कलर में क्या है, ये जो ब्लैक कलर में शो कर रखा है, ये 3/10 हेलिक्स होता है, एक कॉन्फर्मेशन है जो हेलिक्स में देखने को मिलता है। और ये जो होता है तुम्हारा पाई हेलिक्स होता है, रेड वाला। रेड वाला क्या होता है, पाई हेलिक्स होता है। तो कभी भी अगर ये क्वेश्चन पूछा जाता है तो इसको भी ध्यान में रखना है। अब कभी कभी क्या पूछा जाता है कि बॉन्ड का फॉर्मेशन, लेकिन ये जो नॉर्मली है तुम्हारे जब सेकेंडरी स्ट्रक्चर पढ़ते हैं उसमें हम बताते हैं, लेकिन फिलहाल क्या है अभी इसके साथ ही मैं बता देती हूँ, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। देखो, 3/10 हेलिक्स की अगर मैं बात करती हूँ, जैसे माना कि ये तुम्हारा हेलिक्स है 3/10, अब इसका जो हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्मेशन होता है वो n और n+3 के बीच में होता है। मतलब क्या हुआ है, ये n हो गया है, ये n+1 हो गया है, ये n+2 हो गया है, और ये हो गया n+3। तो इनके बीच में इसका बॉन्ड जो है फॉर्मेशन होगा। तो अगर ऐसा कभी भी कंडीशन आता है n और n+3 के बीच में बॉन्ड फॉर्म हो रहा है, या फिर कभी ये लिख के आता है 1 और 4 के बीच में बॉन्ड फॉर्मेशन हो रहा है, क्योंकि अगर n को 1 मानोगे तो ये वैल्यू 4 हो जाएगी, तब भी तुम्हें क्या याद रखना है, 3/10 हेलिक्स की यहाँ पे बात कर रहे हैं। अगर मैं बात करती हूँ राइट हैंडेड अल्फा हेलिक्स की, ठीक है, इसकी अगर मैं बात करती हूँ, इसका जो बॉन्ड फॉर्मेशन होता है n और n+4 के बीच में होता है। मतलब क्या हुआ, अगर देखा जाए तो ये n+1 n+2 n+3 और n+4, इसके बीच में इसका बॉन्ड फॉर्मेशन यहाँ पे देखने को मिलता है। इस n वाली कंडीशन में C डबल बॉन्ड O होता है, और इस NH वाली कंडीशन में ये NH देखने को मिलेगा, और
इनके बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड जो है वो देखने को यहाँ पे मिल जाता है। तो ये भी याद रखना है। पाई हेलिक्स जो होता है n और n+5 के बीच में बॉन्ड शो करता है। अब हम एंटी पैरेलल बीटा शीट्स की बात करते हैं तो ये बहुत ज्यादा अबंडेंट है और बहुत ज्यादा कॉमन है। और इनका जो बॉन्ड फॉर्मेशन होता है वो n और n+3 के बीच में देखने को मिलता है। मतलब 1, 2, 3 और 4, ठीक है। तो 1 और 4 के बीच में जो है इनका बॉन्ड जो है देखने को मिल जाता है। अब ये 1, 2, 3, 4 कैसे लिख रही हूँ, देखो अगर n को तुम 1 मानते हो तो n+1 क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, n+3 क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो इसीलिए जो बॉन्ड बनता है 1 और 4 के बीच में यहाँ पे बॉन्ड का फॉर्मेशन जो है देखने को मिलता है। अगर कभी भी पूछा जाता है एंटी पैरेलल बीटा शीट या फिर बीटा जो टर्न है वो किस टाइप का होने वाला है, पैरेलल होने वाला है, एंटी पैरेलल होने वाला है, उसका टर्न किस टाइप का होने वाला है, तो कौन डिटरमाइन करता है, उसकी जो n+1 की वैल्यू है और n+2 की वैल्यू जो है वो डिटरमाइन यहाँ पे करती है। ये जो वैल्यू है वो डिटरमाइन करेगी कौन सा बॉन्ड यहाँ पे होने वाला है। तो इसको भी याद रखना है। चलो क्वेश्चन कर लेते हैं एक दो। तो पेप्टाइड कौन सा है, सी अल्फा C11O NH C अल्फा इज प्लेनर। क्यों होता है, क्योंकि यहाँ पे मूवमेंट रेस्ट्रिक्ट होती है किसकी, इस पर्टिकुलर बॉन्ड की जो मूवमेंट है वो रेस्ट्रिक्ट होती है, क्योंकि अल्फा तो रोटेशन कर लेगा तो यहाँ पे तो मूवमेंट रेस्ट्रिक्ट नहीं होगी, तो प्लेनर में स्ट्रक्चर नहीं हो सकता है। तो सी अल्फा सी तो तुम्हारा साई बॉन्ड बनाता है तो बिल्कुल गलत हो जाएगा। एनसी अल्फा तुम्हारा फाई बॉन्ड बनाता है तो यहाँ पे मूवमेंट होगी, तो ये पॉसिबल नहीं है। तो रेस्ट्रिक्शन जो होती है इसके अलाउड जो मूवमेंट है पॉसिबल नहीं है, इसलिए इसको प्लेनर स्ट्रक्चर जो है बोला जाता है। तो इसको भी याद रखना है। सेकंड है, तुम्हें करेक्ट स्टेटमेंट बताना है रामचंद्रन प्लॉट को लेके। पेप्टाइड दैट आर अनस्ट्रक्चर्ड विल हैव ऑल द बैकबोन डायहेड्रल एंगल इन द डिसअलाउड रीजन। बिल्कुल गलत, ऐसा मैंने तुम्हें कहीं नहीं बताया है। इट इज नॉट पॉसिबल टू कंक्लूड वेदर द पेप्टाइड बॉन्ड अडॉप्ट्स एंटायरली हेलिक्स और एंटायरली बीटा शीट। पूरा हमने इसमें यही तो काम किया है, ये अल्फा हेलिक्स है, ये तुम्हारा बीटा शीट है, ये राइट हैंडेड है, ये लेफ्ट हैंडेड है, तो ये तो काम किया, तो इसलिए पूरा गलत हो जाएगा। द अकरेंस ऑफ द बीटा टर्न कॉन्फर्मेशन पेप्टाइड कैन बी डिड्यूस। यस, ये तो हम कर ही सकते हैं, एंटी पैरेलल है, पैरेलल है, क्या होने वाला है। सीक्वेंस ऑफ द पेप्टाइड ये हम यहाँ से पता नहीं कर सकते हैं, तो आंसर जो हो जाएगा 3 विल बी योर राइट वन। नाउ द फॉलोइंग आर द 4 स्टेटमेंट्स ऑन द पेप्टाइड प्रोटीन कॉन्फर्मेशन। जो सही आंसर है वो मैं बता देती हूँ। देखो, ग्लाइसिन जो है ऑब्वियसली ये सबसे ज्यादा अलाउड रीजन में आता है, तो लार्जेस्ट एरिया ऑफ द कॉन्फर्मेशनली अलाउड स्पेस इन द रामचंद्रन प्लॉट, तो ये बिल्कुल सही है, इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। नाउ द वैल्यूज अलाउड ऑफ फाई एंड साई फॉर अमाइनो एसिड इन अ प्रोटीन आर नॉट वैलिड फॉर शॉर्ट पेप्टाइड। बिल्कुल गलत, सबके लिए वैलिड है, चाहे अमाइनो एसिड की बात करो, चाहे शॉर्ट पेप्टाइड की बात करो, चाहे पॉलीपेप्टाइड की बात करो, सबके लिए है, तो ये पूरी तरह गलत हो जाएगा। A peptide acetyl A1, A2, A3, A4, CONH2 adopt a well-defined beta turn. The dihedral angle of A2 and A3 determine the type of the beta turn. अभी मैंने समझाया था कि N और N+3 के बीच में बॉन्ड बनता है, तो वही बात हो गई है। अगर तुम इसको A1 मानते हो तो A4 तक बात चली जाएगी, ठीक है। और मैंने बताया था N+1 और N+2 डिटरमाइन करता है कौन सा बीटा टर्न होता है, तो मतलब A2 और A3 डिटरमाइन करेंगे कौन सा बीटा टर्न जो है यहाँ पे देखने को मिलता है, तो ये बिल्कुल सही हो जाएगा। तो करेक्ट स्टेटमेंट चूज करने का आंसर क्या हो जाएगा, ए एंड डी विल बी योर राइट वन। नाउ इसे बोला है द वैल्यू ऑफ द फाई रोटेशन एंगल अराउंड। फाई की क्या होती है, सी अल्फा और एन होगा, साई की क्या होता है, सी अल्फा सी होगा। तो ये जो हो जाएगा आंसर तुम्हारा ए विल बी योर राइट वन। आई होप चीजें समझ में आई होंगी। अगर कोई भी इशू है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, और प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें जितना हो सकता है। एंड थैंक यू सो मच, थैंक यू।